तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइडियस एक्सपेरिमेंट। तो वाइडियस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो कोहेरेंट सोर्स सबसे पहले देखते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो कि प्रोड्यूस कर सकता है ऐसी लाइटें जिनकी वेवलेंथ सेम हो, यानी कि बेसिकली उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके बीच में फेज डिफरेंस या तो ज़ीरो हो या कांस्टेंट बना रहे। अब कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइटें निकलती हैं बेटा, जो फोटॉन्स निकलते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद निकलते हैं। आपको पता है कि किसी सोर्स से जो लाइट निकलती है वो ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण निकलती है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी पर लेवल पर जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है बेटा, जब वो हायर से लोअर पर वापस आता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है इन दी फॉर्म ऑफ द फोटोन। तो ये प्रोसेस जब बार बार रिपीट होता रहता है तो हमारे पास फोटोन की एक ट्रेन मिलती है। फोटोन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर निकलते हैं। वो जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, वो जो एक्साइटेशन के लिए जो इन्हें टाइम लगता है, वो जो टाइम होता है वो 10⁻⁸ सेकंड से 10⁻10 सेकंड होता है। ये एटम टू एटम वेरी करता है। तो कोहेरेंट टाइम क्या होता है? कितने देर में जो है आपके फोटोन की जो ट्रेन बन रही है, फोटोन जो निकल रही है वो कितने इंटरवल में निकल रहे हैं। और ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा ये टाइम होता है। ये 10⁻⁸ से 10⁻10 सेकंड के रेंज में होता है। अब इस दौरान जो है लाइट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होती है, उस लेंथ को हम कोहेरेंट लेंथ कहते हैं। ठीक है। और और ये जो कोहेरेंट लेंथ होता है बेटा, ये आपका होता है डिफरेंस स्पीड ऑफ लाइट इनटू में कोहेरेंट टाइम। अगर कोहेरेंट टाइम आप 10⁻10 सेकंड ले रहे हैं, इसके ले रहे हैं बेटा, तो ये आपका आएगा 0.03 मीटर या 3 सेंटीमीटर। और अगर आप कोहेरेंट टाइम ले रहे हैं 10⁻8 मीटर, तो ये आपका आ जाएगा 3 मीटर स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके, जो कि आप सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब यानी कि आपके पास अगर आपको दो कोहेरेंट वेव चाहिए तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए बेटा, वो 3 सेंटीमीटर से हमेशा 3 मीटर के रेंज में कहीं होता है। अब मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स बेटा, हम कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन कैसे करें? क्योंकि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑब्टेन करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है बेटा। तो हम इसे ऑब्टेन कैसे करते हैं? पहला तरीका होता है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। आप एम्पलीट्यूड के लाइट को बांट दें, मतलब एक ही लाइट का यूज़ करें और उसके एम्पलीट्यूड के टुकड़े कर दें। ऐसा किया जाता है न्यूटन रिंग फार्मूला में, जो कि आप लोग कॉलेज में पढ़ोगे, मतलब कॉलेज में भी नहीं पढ़ोगे क्योंकि वो तो इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है। और दूसरा होता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस, जिस पर नीट पर पहले क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब आपके पास नीट में अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। आईआईटी वाले बच्चों के लिए अभी भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ये दोनों मैंने जो तरीके ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये इंटरफेरेंस के दो एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन रिंग और थिन फिल्म इंटरफेरेंस। और दूसरा तरीका होता है बेटा बाय डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट, ताकि दूसरा तरीका है कि आप वेव फ्रंट को बांटें। वाइडियस एक्सपेरिमेंट इसका एक एग्जांपल है, जिसके बारे में आज हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं वाइडियस एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा। तो देखते हैं बेटा। देखिए, सबसे पहले यंग साइंटिस्ट का नाम था। यंग को सबसे पहले करना था कि किसी तरीके से उसे एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट थी कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट लाई जाए तो कैसे लाई जाए। तो एक यहाँ पर उसने पहले एक पॉइंट सोर्स लिया जो कि इनकोहेरेंट है, कोई बात नहीं, उससे वेव फ्रंट निकला। उसने फिर एक छोटे से स्लिट से, एक दीवार पर कह लो छोटा सा छेद या एक छोटे से स्लिट से बेटा उसने क्या करा, लाइट को जाने दिया। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने नेचर में ऑब्जर्व भी किया है कि अगर एक छोटे से छेद से लाइट निकलती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है। तो चारों तरफ ये लाइट फैल रही है और ये जो लाइट के वेव फ्रंट बने ये कहलाएंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। अब ये जो वेव फ्रंट बने हैं, जो लाइट निकल रही है इससे बेटा, उसे फिर हमने दो स्लिट से पास कराया। वो जो दोनों स्लिट हैं आपके इस ओरिजिनल स्लिट से, इसे आप ओरिजिनल स्लिट को चाहो तो S मान सकते हैं, ओरिजिनल स्लिट से मान के चलिए बराबर दूरी पर है, यानी कि SS1 बराबर है SS2 के। और उसके बाद अगर ऐसा होगा बेटा तो इस पर जो लाइटें गिरेंगी उनका जो फेज़ होगा। अब देखिए बेटा, आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है हाइजेन प्रिंसिपल में कि वेव जो आपके प्राइमरी वेव फ्रंट जो आपके वेव फ्रंट होते हैं उनके सभी पार्टिकल का फेज़ सेम होता है।
तो यानी कि अगर ये बराबर दूरी पर होंगे तो इन S1 और S2 पर जो आपके पास वेवलेट होंगे, पार्टिकल होंगे लाइट के, उनका फेस बिल्कुल सेम होगा, उनके बीच का फेस डिफरेंस हमेशा 0 रहेगा। तो वो वेव फ्रंट यहाँ पे जो पड़ते हैं उनका फेस डिफरेंस 0 होता है, यानी कि S1 और S2 अब हमारे क्या हो गए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये हमारे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। और गौर से देखिए, ये नीचे से ऊपर से आप देखिए कि ये जो है हमारे प्राइमरी वेव फ्रंट है, WF मतलब वेव फ्रंट, और यहाँ से जो है फिर बेटा वेव फ्रंट निकलेंगे इन दोनों छेदों से, और ये जो वेव फ्रंट बनेंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी से जो वेव फ्रंट बनते हैं वो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनते हैं, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहे हैं। मैंने ये जो बोल्ड लाइन दिखाई है, बोल्ड लाइन का मतलब है बेटा, मान के चलिए कि बोल्ड लाइन का डैश लाइन का मतलब है मान के चलिए क्रेस्ट, और बोल्ड लाइन का मतलब मान के चलिए ट्रफ है। या आप उल्टा भी ले सकते हैं, आप चाहे तो डैश लाइन को कह सकते हैं कि ये ट्रफ है और ये क्रेस्ट है। ऐसे ही दूसरे वाले स्लिट से जो बेटा लाइटें निकल रही हैं उसमें से जो डैश लाइनें हैं बेटा, तो ये आपकी बेटा ट्रफ हो जाएंगी, और लाल वाले को हम लोग कहेंगे क्रेस्ट। अब आप NCERT की बुक में ये देख सकते हैं डायग्राम, मेरा डायग्राम शायद उतना क्लियर आपको नज़र ना आए, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है। अगर आप गौर से देखें, जहाँ पे दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं, जहाँ पे दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं, या जहाँ पे दोनों के ट्रफ मिल रहे हैं बेटा, दोनों के ट्रफ, मैं एक बार फिर से क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दोनों के देखिए बेटा ट्रफ मिल रहे हैं, यहाँ पे दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर दोनों के ट्रफ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं, दोनों के ट्रफ और यहाँ पे दोनों के क्रेस्ट, ये सारे एक ही लाइन पर हैं। इसी तरीके से जहाँ ट्रफ और क्रेस्ट मिल रही हैं वो भी एक ही लाइन पर होंगे। मैंने अभी वो लाइन नहीं दिखाई, पहले मैं ट्रफ आपको क्रेस्ट और ट्रफ वाली लाइनें दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये रहा बेटा, यहाँ पे दोनों के इस पॉइंट पर, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे बनाया है ये रहा पॉइंट, यहाँ पे दोनों क्रेस्ट मिल रही हैं, फिर यहाँ पे दोनों ट्रफ मिल रहे हैं, या यहाँ पे दोनों ट्रफ क्रेस्ट एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाता है। आप चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं जहाँ पर दोनों के बेटा क्रेस्ट और ट्रफ अलग अलग मिल रही हों, वो पॉइंट्स भी आपको एक ही लाइन में नज़र आएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक लाइन दिखाता हूँ, यहाँ से एक ये रहा जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ, और अगर मैं इस लाइन को बनाऊँ तो ये हमें पहुँचाएगा मिनीमा तक। यहाँ पे सारे मिनीमा हैं, ये सारे नोड कहलाएंगे जहाँ पे मैक्सिमा मिलते हैं, ठीक है। ये आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, और ये जो बन रहा है ये एंटी नोड है। आप चाहें तो इस डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं क्रेस्ट ट्रफ, और कहाँ पे है क्रेस्ट ट्रफ हमारा, ज़्यादा इसमें दूर तक मिल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्रेस्ट ट्रफ, और इधर भी देख लेते हैं क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। ये सारे जो हैं लगभग आपके एक ही लाइन पर है, ये आपके एंटी नोड है, ये आपके नोड है, सॉरी माय मिस्टेक। जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मिलते हैं वो आपके एंटी नोड्स होते हैं, और जहाँ पे आपके क्रेस्ट और ट्रफ मिलते हैं, ये आपके क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे जो, ये बेसिकली बेटा यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम बनता है, इसलिए यहाँ पे एंटी नोड बनेंगे, और क्रेस्ट और ट्रफ वाले से बेटा हमेशा नोड बनेंगे। तो ये नोड, एंटी नोड, ये वाला भी आपका इस हिसाब से एंटी नोड हो जाएगा, और नीचे जो मैंने गलती से बना दिया वो नीचे नोड हो जाएगा। अब ये तो मैंने एक आइडिया दिया है, आप इसके लिए NCERT को रेफ़र कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद मैंने डायग्राम में दिखा रखा है कि इंटेंसिटी का वेरिएशन, जो स्क्रीन पर जो लाइट ऑब्टेन्ड होगी उसके इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा। सेंटर पे बिल्कुल जो है बेटा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, और वो पैटर्न कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएंगे, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, लगभग लगेगा बेटा वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन असल में वो स्ट्रेट लाइन नहीं होते। जब उनकी विड्थ 1 mm से कम होती है तो हमें वो लगभग स्ट्रेट लाइन लगते हैं, लेकिन अगर विड्थ 5 गुना ज़्यादा बड़ी हो, 5 mm या उससे ज़्यादा हो, तो आपको असल में पता लगता है कि ये तो सारे के सारे असल में हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पेपर में एक बार सवाल आया था कि वाइडियस एक्सपेरिमेंट के जो पैटर्न बनते हैं, फ्रिंज पैटर्न बनते हैं, उनका असली शेप क्या होता है, तो उनका असली शेप होता है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमें क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, एक और सवाल आया था पेपर में, वाईडीएस में बेटा किस
किस तरीके के वेव फ्रंट की ओवरलैपिंग होती है, तो YDS में सेकेंडरी वेव फ्रंट की ओवरलैपिंग होती है। देखिए बेटा, यहाँ पे बना था हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट और यहाँ पे हमारा बना था सेकेंडरी वेव फ्रंट, और उनका यहाँ पर ओवरलैपिंग या सुपरपोजिशन हो रहा है। और इसमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। YDS एक्सपेरिमेंट में सारे ब्राइट फ्रिंजेस इक्वली ब्राइट होते हैं और सारे डार्क फ्रिंजेस इक्वली डार्क होते हैं। जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं मैंने नीचे क्लियरली लिख दिया है, वहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे होंगे, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है बेटा। और जहाँ पे आपके डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, वो जगह नॉड है, वहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मिल रही होंगे। होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा यहाँ से सुनिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब YDS पैटर्न जो है हमें अच्छे से नज़र आए उसके लिए क्या कंडीशन है, YDS का पैटर्न जो है हमें अच्छे से नज़र आए उसके लिए क्या कंडीशन है। पहला, सोर्स ऑफ लाइट का कोहेरेंट होना ज़रूरी है। अगर सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट नहीं हुआ तो क्या होगा बेटा, सोर्स ऑफ लाइट अगर कोहेरेंट नहीं हुआ तो पैटर्न जो है अपने कलर को लगातार चेंज करता रहेगा। मान के चलिए मेरा पेन है बेटा, ये पेन आपको अभी क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये लगातार ऐसे करके मूव करने लगे और लगातार इसकी स्पीड में बढ़ा दूँ तो आपको जो है एक एवरेज इंटेंसिटी नज़र आएगी। ऐसे देखिए जैसा भी आपको नज़र आ रही है, ये एक एवरेज इंटेंसिटी आपको नज़र आएगी। आपको ये जो एवरेज इंटेंसिटी नज़र आ रही है जो कि आपको दिख नहीं रही है, देखिए ये रहा आपका स्टडी पैटर्न, ये आपको कोहेरेंट सोर्स से मिलेगा। और ये है पैटर्न जो आपको इनकोहेरेंट सोर्स से मिलेगा। तो इनकोहेरेंट सोर्स के यूज़ करने से क्या होता है, हमें एवरेज पैटर्न जो है हमारा लगातार चेंज होता रहता है, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट नज़र में आती है। और वो जो एवरेज इंटेंसिटी होती है दोनों लाइट की इंटेंसिटी का सीधा सीधा सम हो जाती है, उसमें कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हमें नज़र नहीं आता। हो रहा होता है लगातार, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा होता है, एनर्जी को लगातार चेंज कर रहा होता है, पैटर्न लगातार चेंज कर रहा होता है, तो वो जो पैटर्न है हमें नज़र नहीं आता। तो इसलिए सोर्स का कोहेरेंट होना मस्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ करा है मस्ट, कि सोर्स ऑफ लाइट का कोहेरेंट होना ज़रूरी है, मस्ट बी कोहेरेंट। दूसरा, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट शुड बी, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, लेकिन अगर इक्वल हो तो अच्छा रहेगा, और उसके लिए आप क्या करते हैं, स्लिट साइज बराबर यूज़ करते हैं। और एक और चीज़, विड्थ ऑफ द स्लिट जो होता है, जो आप विड्थ ऑफ द स्लिट यूज़ करते हैं, आप जितनी चौड़ी स्लिट यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। तो विड्थ ऑफ द स्लिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आपने स्लिट दुगनी चौड़ी यूज़ करी, उसमें से दुगनी लाइट निकलेगी, उसकी एनर्जी दुगनी होगी, उसकी इंटेंसिटी दुगनी होगी। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स शुड बी स्मॉल। देखो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वेव का इंटरफेरेंस कराना है तो स्लिट को ज़्यादा से ज़्यादा पास रखना होगा, दूर नहीं रखना होगा। अगर आप दूर दूर रखोगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न कम बनेंगे हमारे पास। और चौथा, स्क्रीन डिस्टेंस शुड बी लार्ज। ये जो पैटर्न है ये बेटा चौड़े चौड़े पैटर्न बनेंगे जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन दूरी होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर ज़्यादा रख सकते हैं, नहीं। जैसे जैसे लाइट ज़्यादा दूर ट्रैवल करती है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो जो पैटर्न बनेगा उसके फैलने से उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो हमें इसे अप्रोप्रिएट दूरी पर रखना होगा ताकि आपको ठीक ठाक इंटेंसिटी फ्रिंजेस की नज़र आ जाए और उसके साथ साथ आपको ठीक ठाक चौड़ाई भी नज़र आ जाए। तो ये YDS एक्सपेरिमेंट के बारे में एक थ्योरेटिकल आइडिया था कि YDS एक्सपेरिमेंट में कैसे कोहेरेंट सोर्स हम लोग बनाते हैं, फिर उसका इंटरफेरेंस असल में दिखता कैसा है, इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होता है, शेप क्या होती है आपके पैटर्न की, इसमें प्राइमरी वेव फ्रंट का सुपर इम्पोजिशन होता है कि सेकेंडरी वेव फ्रंट का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ का मिलना, और डिस्ट्रक्टिव का होता है आपका क्रेस्ट और ट्रफ का मिलना। उसके बाद सोर्स ऑफ कंडीशन हमने बताई कि अगर एक हमें अच्छा पैटर्न चाहिए, एक ऐसा पैटर्न जिसे हम आराम से देख सकें, तो उसके लिए बेटा आपका सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट हो। उसके सिवा आपका स्लिट साइज जो है अगर इक्वल हो तो अच्छी बात है। विथ हमेशा ये बात दिमाग में रखिएगा, जो विथ होती है आपकी स्लिट की वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारे एक न्यूमेरिकल और में काम आएगा। ये नीट में जो है बेटा एक क्वेश्चन आया था, उसमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ गई थी। और डिस्टेंस स्लिट का छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा होगा तो ओवरलैपिंग जो है वेव की ज़्यादा अच्छी होगी, और स्क्रीन ज़्यादा दूर होना चाहिए ताकि आपका पैटर्न जो है चौड़ा चौड़ा बने, आप उसे आराम से देख सकें। अब आगे की बात करते हैं। YDS एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कि मैथमेटिकली इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने फिर वही आपके पास वो जो दोनों स्लिट थे पीछे S1 और S2 यहाँ पे ले लिया। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ऐसा आपका यहाँ पर है, और
इन दोनों स्लिट से जो लाइटें निकली है, मान के चलिए इन दोनों स्लिट से जो लाइट निकली है वो पी पॉइंट पर जाके कहीं मिल रही है। पी पॉइंट जो है सेंटर ऑफ दी सेंट्रल फ्रिंज से, वो जो है सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन है, सेंट्रल फ्रिंज के सेंटर से y दूरी पर है। सेंट्रल फ्रिंज कहाँ पर होता है बेटा? S1 और S2 का जो मिड पॉइंट होता है, और आपका जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वहाँ से एक लाइन खींचोगे, जहाँ वो स्क्रीन को कट करेगी वही हमारा सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन होगी, सेंटर ऑफ द स्क्रीन कहा जाएगा उसे। पी पॉइंट जो है वहाँ से मान के चलिए y दूरी पर है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर जो आपका जो फ्रिंज है, ये जो पोजीशन है, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, और ऐसी दूसरी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, S1 से आपने एक S2P लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम है S1Q, और ये एंगल यहाँ पर जो बेटा मान लिया हम लोगों ने थीटा है, तो एंगल के साथ, और ये आपका S1 S2 के बीच में दूरी बेटा D थी, एंगल के साथ वाला जो कॉस कंपोनेंट होता है, जो एंगल के साथ नहीं होता वो साइन कंपोनेंट होता है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी D sin थीटा। अब आर और पी के बीच में, आर और पी जो है वो आर के साथ ये एंगल कितना बना रहे होंगे? थीटा बना रहे होंगे। ये मैथमेटिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैथमेटिकली मैं एक रफ पेज में आपको ये प्रूव करके दिखा देता हूँ। रफ पेज पर करके दिखा देते हैं। रफ पेज अभी हमारे पास है नहीं, तो ऐसा करते हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बेटा। चलिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में बताता हूँ, एक बात कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ S2P से, ये जो लाइन है इसका एंगल ये थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो S1 S2Q ये 90 माइनस थीटा होता, लेकिन S1 S2 वाली जो लाइन हमने बनाई है, इसे आप चाहो मान लो, कुछ भी मान लो, R मान लिया था हमने, यहाँ पे S1 T मान लेते हैं। S1 S2T जो है ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। S1 S2Q ये एंगल 90 माइनस थीटा होता, तो ये एंगल आपके पास थीटा आता। बेसिकली मैंने इतना बड़ा यहाँ पे दिखा दिया है। लेकिन स्लिट्स के बीच में दूरी मैं आपको बताऊँ तो mm के रेंज में होती है, और ये जो स्क्रीन से जो इनकी दूरी होती है वो मीटर के रेंज में होती है। तो ये जो असल में हो, जो ये आपका S1 और S2 जो है बेटा, यानी कि S1P और S2P जो है, इनके बीच की लेंथ लगभग बराबर होती है, और ये जो RP है उसकी भी लेंथ जो है S2P और S1P के लगभग बराबर होती है। तो ये जो एंगल थीटा है और यहाँ जो एंगल आपका बनता, वो दोनों एंगल लगभग बराबर होते। अब ये एंगल हमारे पास थीटा आ गया। अब यहाँ से हम काम कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ है बेटा पाथ डिफरेंस निकालना। डेल्टा एक्स का मतलब होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स आपका क्या होता है बेटा? डेल्टा एक्स होगा बड़े वाले पाथ में से छोटे वाले पाथ को माइनस कर लेते हैं। डायग्राम में देखते हैं, बड़ा पाथ है S2P, छोटा वाला पाथ है S1P। तो डेल्टा एक्स आपका हो गया बेटा S2 माइनस S1SP। यहाँ पे माइनस का साइन है, ये दोनों सेम वैल्यू होती है। हमने पहले क्वेश्चन की शुरुआत में बताया था कि ये दोनों लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो पार्ट डिफरेंस हमारा हो गया S2P माइनस S1P माइनस S1P। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो हमने जो ये परपेंडिकुलर डाला था बेटा, तो ये बेसिकली आर्क ऑफ द सर्कल का काम करेंगे। S1P और QP जो है लगभग बराबर होंगे। ये ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि एक सर्कल के आर्क हैं। अगर मैं मान लूँ कि P पॉइंट जो है सर्कल का सेंटर है, तो S1Q जो है बेसिकली आर्क पे लाई करेंगे। तो S2Q की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा एक्स इक्वल टू D sin थीटा। वो हमें पता था, और यही हमारा पार्ट डिफरेंस भी बन गया। तो पार्ट डिफरेंस का एक बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आ गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू D sin थीटा, या हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी। ये हमें एग्जैक्टली याद होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात करते हैं पोजीशन की। तो ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, और एंगल के साथ जो नीचे है वो बेटा बेस है, तो tan थीटा हो जाएगा y बाई डी के बराबर। जब एंगल छोटे होते हैं, क्योंकि एंगल छोटे ही होते हैं बेटा, तो जब एंगल छोटे होते हैं तो sin थीटा आपके किसके बराबर होता है? sin थीटा आपके बराबर होता है थीटा के। हम डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे बेटा, एरो यहाँ पर बना देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको पता लगे हम कैसे कहाँ से आए। तो sin थीटा आपके बराबर है बेटा tan थीटा के। अब sin थीटा आपके जब बराबर है tan थीटा के, तो आप
साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई डी। यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स बाई डी आपने निकाला है। टेन थीटा की जगह वाई बाई डी रखा, तो वाई का जनरल फॉर्मूला बना डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जो कि हमें एग्जैक्टली याद करना है, इसे लर्न करना है, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर हमें पार्ट डिफरेंस पता है तो हम पोजीशन निकाल सकते हैं, बस हमें स्क्रीन की दूरी पता हो और स्लिट्स के बीच की दूरी पता हो। और डेल्टा एक्स बाई डी, छोटा डी जो होता है ये तो आपका साइन थीटा होता है, तो वाई का एक और फॉर्मूला बन गया डी साइन थीटा। वैसे तो डी टेन थीटा होना चाहिए था, लेकिन छोटे एंगल के लिए साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, ये बात हमने यहाँ पर यूज़ करी थी। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसा कि हम लोग वेव्स में पढ़ चुके हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस हमारा होता है एन लैम्डा। ठीक है, पार्ट डिफरेंस अगर एन लैम्डा है तो डेल्टा एक्स की जगह आपने एन लैम्डा रखा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के में जो है एनथ ब्राइट फ्रिंज का जो फॉर्मूला आ गया एन लैम्डा डी बाई डी। अगर आपको पहले ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू चाहिए तो एन की वैल्यू 1, आपको सेंट्रल की वैल्यू चाहिए तो एन की वैल्यू 0, अगर आपको सेकंड ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू चाहिए तो एन की वैल्यू 2, 10वें ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू चाहिए एन की वैल्यू 10 एंड सो ऑन। और इसमें जो लैम्डा डी बाई डी होता है इसे हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है बेटा, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी। अगर मैं बेटा यहाँ पर ले लूँ 0 तो सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन 0 आएगी, एन की वैल्यू 1 ले लूँ तो पहले फ्रिंज की वैल्यू 1 आएगी, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 2 ले लूँ तो दूसरे फ्रिंज की पोजीशन आएगी 2 लैम्डा डी बाई डी, और इनिशियल वाली पोजीशन कितनी थी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिफरेंस आपका हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी, और इसे फ्रिंज विड्थ कहा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है, फ्रिंज विड्थ जो है लैम्डा डी बाई डी हमें याद रखना है। अब इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप लोगों को पता है पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है। बेस चैप्टर में आप लोगों ने ये कंडीशन पढ़ी हुई है, इसलिए कंडीशन यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो आपने वाई एन एफ का फॉर्मूला, तो आपने डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी बाई डी में डेल्टा वाई का डेल्टा एक्स का फॉर्मूला डाला, तो ये बन गया 2n-1 डी बाई डी। फिर से वही सवाल, ये आपका जो होगा बीटा हो जाएगा। बीटा वो होता है, क्या होता है, बीटा होता है दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी। बीटा होता है दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में दूरी। असल में बीटा का मतलब होता है फ्रिंजेस के बीच में दूरी, दो ब्राइट के बीच में या दो डार्क के बीच में। तो उस हिसाब से फॉर्मूला आपका बन गया 2n-1 बीटा बाई 2, यानी कि पोजीशन ऑफ एन एस डार्क फ्रिंज। उसके सिवा कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों से एंगुलर विड्थ भी पूछ सकते हैं कि फ्रिंजेस का एंगुलर विड्थ कितना है। तो फ्रिंजेस का एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाई डी, या छोटे शब्दों में लैम्डा बाय डी। जनरली सवाल तो इतने ही पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ एग्जामिनेशंस में आपसे सवाल और आगे बढ़ के पूछा गया है, जैसा कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने होंगे ब्राइट फ्रिंजेस, तो उसको निकालेंगे कैसे। आपको पता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा होता है, ये मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम लोगों को याद रखना जरूरी है। अब अगर आप ब्राइट फ्रिंजेस निकालना चाह रहे हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, एन लैम्डा रखोगे, और अगर आप मैक्सिमम नंबर निकालना चाह रहे हैं, एन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 1 पुट करोगे। यहाँ पे आपने साइन थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी हो गया। डेल्टा एक्स की जगह हम लोगों ने क्या डाला, ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन थी, डेल्टा एक्स की जगह एन लैम्डा डाला, एन की वैल्यू आ गई डी बाई लैम्डा। लेकिन हो सकता है कि ये एक नंबर नहीं आए, ये फ्रैक्शन में आए। जब भी फ्रैक्शन में आए तो उससे जब छोटा वाला इंटीजर ले लेना। बाई चांस आंसर आए 30.2 तो 30, 59.7 तो 59, 70.33 तो 70, 60.67 तो यानी कि 60। हमेशा कम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितनी होते हैं, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं जितनी ये वैल्यू आती है उसका डबल करके 1। अब ऐसा होता क्यों है, मैं आपको ये पीछे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखिए अगर n की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब एक फ्रिंज ऊपर है, एक फ्रिंज नीचे, और सेंटर वाला तो हमेशा होगा ही। 2 आई है तो एक फ्रिंज दो फ्रिंज ऊपर है, दो फ्रिंज नीचे, और एक सेंटर वाला तो होगा ही। 3 आई है तो 3 फ्रिंज ऊपर है, 3 फ्रिंज नीचे है, और एक बीच में है। ऐसे ही आपके पास 4 आती तो 4 फ्रिंज ऊपर, 4 फ्रिंज नीचे, और बीच में आपके पास एक। ऐसे आपके पास n नंबर ऑफ फ्रिंजेस आते तो हमेशा नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की संख्या क्या होती बेटा, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की संख्या होती है आपके तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की आपकी बेटा संख्या रहती, इन सभी उनका डबल करके उसमें एक ऐड करना है। ये हमें पहले क्लियरली पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया
तो हमने जो भी यहाँ पे इंटीजर निकाला, तो क्या हमें पता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस की संख्या और नहीं हो सकती, तो फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती। तो पहले इंटीजर निकाला डी बाई लेमडा की वैल्यू का, उसके बाद उसे डबल करके एक ऐड कर दिया, क्योंकि जितने आप डी बाई एन की वैल्यू निकालते हैं उतने ऊपर होते हैं, उतने नीचे होते हैं, सेंटर में ज़्यादा होते हैं। लेकिन ब्राइट फ्रिंजेस की संख्या होती, जो डार्क फ्रिंजेस की संख्या होती है इससे हमेशा कम होती है। तो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस में कितनी होंगी? नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस होंगी 2 इंटू में जो भी आपने वो इंटीजर निकाला था। अगर आप डायग्राम में देखना चाहें तो मैं आपको डायग्राम में एक बार दिखा देता हूँ। 2 पेज का डायग्राम है इसका। जब n की वैल्यू 1 आई है तब यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज इधर है, एक डार्क फ्रिंज इधर है, ठीक। जब n की वैल्यू बेटा 2 आई है तो दूसरा इधर, 2 तो 2 ऊपर 2 नीचे, 3 आई है तो 3 ऊपर 3 नीचे, 4 आई है तो 4 ऊपर 4 नीचे। तो जितने फ्रिंजेस होते हैं उससे हमेशा एक कम हमेशा नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस होते हैं। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस से ज़्यादा होते हैं, ये हमें क्लियरली पता होना ज़रूरी है। अब आगे की बात करते हैं। आगे है एंगुलर पोजीशन नंबर ऑफ फ्रिंजेस के बाद। तो एंगुलर पोजीशन क्या निकालते हैं? उसके लिए हमें बेसिकली थीटा निकालना है, जो थीटा हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। तो साइन थीटा हमारा डेल्टा एक्स बाई डी हमें पता है, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स डेल्टा एक्स बाई डी। और जो एंगुलर पोजीशन आती है वो रेडियन में आती है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। लेकिन याद रखिएगा, अगर बाई चांस जो डेल्टा एक्स बाई डी है इसकी वैल्यू 0.5 यानी कि हाफ या उससे कम है, तो आपका थीटा लगभग डेल्टा एक्स बाई डी के बराबर हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स बाई डी की वैल्यू 0.5 या उससे कम है तो, अगर ज़्यादा है तो फिर नहीं होगा बेटा, तब आपको साइन इनवर्स डेल्टा एक्स बाई डी की उसे लिखना होगा, और डेल्टा एक्स बाई डी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बाई चांस ये वैल्यू होती, बाई चांस बेटा मान के चलिए ये वैल्यू होती 1/√2, तो थीटा की वैल्यू हो जाती है साइन इनवर्स 1/√2, जिसे आप सॉल्व करते तो π/4 आता। फिर आप चाहें तो पाई की वैल्यू डाल सकते हैं, तो 3.14 डिवाइड बाई 4, तो उससे आपके पास आंसर आ जाता 0.78। और वैसे ये लगभग वैल्यू बराबर आपकी होती है 1/√2 जो तुमने रखा था उसकी वैल्यू होती 0.71, तो उनके आसपास ही होती है। लेकिन याद रखिए, अगर डेल्टा एक्स बाई डी की वैल्यू 0.5 से कम है, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5 से कम है तो थीटा की वैल्यू डेल्टा एक्स बाई डी के बराबर होगी। अब आगे हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता था वो होता था इंटरफेरेंस के दौरान I = I1 + I2 2√I1I2 cos phi। तो क्योंकि हम वाइडेस्ट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट का साइज बराबर रखते हैं, तो उससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी भी बराबर होती है। तो I1 और I2 दोनों का मैंने यहाँ पर काम क्या माना है, I0। तो यहाँ पे मैंने I1 की जगह डाला है I0, I2 की जगह हमने क्या डाला है I0, 2√I1 की जगह I0, I2 की जगह I0 cos phi। I0 + I0 हो गया 2I0, ये हो गया 2√I0 का स्क्वायर हो जाता 2I0 cos phi। 2I0 कॉमन निकाला, 1 + cos phi। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये मैथ की आइडेंटिटी है, 1 + cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ करी, इसकी जगह डाला 2 cos स्क्वायर 5/2, 2 2 जा 4 हो गया, तो फॉर्मूला बन गया I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब यहाँ पे I0 का मतलब क्लियर होना चाहिए। I0 है वो लाइट जिसकी इंटेंसिटी, उस लाइट की इंटेंसिटी जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये जो 4I0 होता है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है बेटा, ये ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी होती है। आपको पता है cos स्क्वायर की सबसे ज़्यादा वैल्यू आप 1 रख सकते हैं, तो I की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा आएगी वो 4I0 होगी, और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आप लोगों को पता है ब्राइट फ्रिंज पर होती है, मैक्सिमम पर होती है। तो 4I0 को हम लोग कह सकते हैं, 4I0 को हम लोग IM भी लिख देते हैं। अब इसके ग्राफ, इसके इक्वेशन से हमें साफ पता लग रहा है कि बेटा I और फाई का ग्राफ कैसा बनना चाहिए। और फाई सीधा सीधा बेटा आपके एक्स से रिलेटेड होता है, डेल्टा एक्स से, और डेल्टा एक्स आपका सीधा सीधा रिलेटेड होता है बेटा वाई से। स्क्रीन पे सेंट्रल स्क्रीन चाहिए, डायग्राम देखते हैं ठीक से। अब देखते हैं बेटा, हाँ
सेंट्रल फ्रिंज इंटेंसिटी 4I0, फिर आपका एन की वैल्यू, अब देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला एन बीटा था, डार्क फ्रिंज का 2n-n1 बीटा था। तो अगर आपकी पहली वाली ब्राइट फ्रिंज निकालनी है तो एन की वैल्यू 1 रखो, एन की वैल्यू 1 रखी तो वैल्यू बीटा आई। तो पहला वाला ब्राइट फ्रिंज यहाँ बीटा की दूरी पर और दूसरा वाला वही बीटा, वो क्या कहते हैं, दूसरी तरफ भी होता बीटा की दूरी पर। एन की वैल्यू 2 रखते तो दूसरे ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ये रही हमने बनाई बेटा, या इधर की तरफ दूसरा ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे तीसरा और ऐसे यहाँ पर तीसरा। डार्क के चाहिए तो एन की वैल्यू 1 रखी है हमने, तो वैल्यू आई बीटा बाई 2। तो पहला ब्राइट फ्रिंज आपके बीटा बाई 2 की दूरी पर है, यहाँ पे भी बीटा बाई 2 होता। ऐसे एन की वैल्यू 2 रखते तो वो 3 बीटा बाई 2 होती, तो दूसरे वाले ब्राइट डार्क फ्रिंज की पोजीशन जो है 3 बीटा बाई 2। ऐसी हमने तीसरी की निकाली, ऐसी आप चाहे तो चौथी की निकाल सकते हैं। दोनों तरफ हमारे पास ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकल जाएगी एन बीटा और 2n-1 बीटा बाई 2 के फॉर्मूले से। अब हम लोग जानते हैं, नहीं शायद नहीं जानते हम लोग, फ्रिंज फैक्टर एक कांस्टेंट होता है या एक नंबर होता है जिससे हमें पता लगता है बेटा कि कोई फ्रिंज कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट पैटर्न जो है उसमें कितना कॉन्ट्रास्ट है, कितनी आसानी से उस पैटर्न को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म हम यूज़ करते हैं फ्रिंज फैक्टर। फ्रिंज फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो ऑब्टेन्ड हुई माइनस मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम, और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा उतना आसानी से आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, इस ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से कम आएगी, लेकिन वैल्यू 1 के बराबर तब होगी जब आई मिनिमम 0 होगा दोनों केस में। तो हमें पता है इंटरफेरेंस केस में मिनिमम इंटेंसिटी जो है 0 होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होती है। उसे जब हमने डाला तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा, मैक्सिमम की जगह 4I0, मिनिमम की जगह 0। जब उसे हमने यहाँ पे डाला तो आपके फ्रिंज फैक्टर की वैल्यू 1 आई, जो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, यानी कि आपके वाइडनेस में जो एक्सपेरिमेंट में जो भी फ्रिंज पैटर्न बनेगा आप उसे बहुत क्लियरली आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कुछ इसमें स्पेशल केसेस है हमारे पास। व्हेन होल सेटअप इज इमर्स इन एंथर मीडियम, जब पूरे सेटअप को अगर बेटा क्या करें आप एक मीडियम में डाल लें, उसके ज्योमेट्री और विदाउट एनी ज्योमेट्रिकल चेंज, उसके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में कोई चेंज ना हो, विदाउट एनी चेंज इन ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा करेंगे तो बेटा क्या होगा, जब मीडियम में आप डालेंगे तो देखो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि आप चेंज इन ज्योमेट्री नहीं कर रहे हैं। तो चेंज क्या होगी, फ्रिंज विड्थ की, फ्रिंज की बेटा वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। मान के चलिए किसी मीडियम में जो वेवलेंथ है लाइट की वो लैम्डा है, और वैक्यूम में या एयर में उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा ए होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता बेटा तो बीटा डैश हमारा क्या हो गया, बीटा डैश हमारा हो गया लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और बीटा हमारा हो गया लैम्डा नॉट डी बाई डी हो गया। दोनों का जब हम लोग रेशियो लेंगे तो डी बाई डी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बीटा डैश बाई बीटा हो गया लैम्डा बाई लैम्डा नॉट। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान जाओगे, रे ऑप्टिक चैप्टर पढ़ोगे आप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है यहाँ पे। हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो ये लैम्डा बाय लैम्डा नॉट है, तो ये हो जाएगा 1/μ। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी डैश आ जाएगा बी बाय म्यू। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको एयर से लिक्विड में किसी में नहीं डालते हैं, आप ये कहते हैं कि ऑपरेटर्स को आपने पानी से ग्लास में डाल दिया या पानी से किसी और मटेरियल में डाल दिया। अब दो अलग अलग मीडियम है और दोनों के दोनों मीडियम जो है दोनों में से कोई भी एयर नहीं है, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला मैंने डिराइव करा, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा और बहुत चीज़ें इससे आपको पता भी लगेगी। वो चीज़ क्या है इसे देख लेते हैं। हमें पता है बेटा पहले मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, वो पहले मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ होता वो होता ओरिजिनल वाला फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1। दूसरे मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ होता तो एयर में फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2।
यानी कि दोनों केस में बीटा बराबर हो गया μ1 बीटा 1 और दूसरा हो गया μ2 बीटा 2 के। अब यानी कि μ1 बीटा 1 बराबर हो गया μ2 बीटा 2 के, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं μb इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि इससे हमें ये पता लग रहा है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्मॉल विड्थ घटेगा। इससे हम एक दो न्यूमेरिकल भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं स्पेशल केस 2 पर। जब कोई स्लैब हम या तो स्लिट 1 के पास रखें या स्लिट 2 के पास रखें, तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। फ्रिंज विड्थ वगैरह में लेकिन कोई चेंज नहीं आता, इंटेंसिटी वगैरह में कोई चेंज नहीं आता। तो ज़रा देखते हैं कैसे चेंज होगा, आप इसे समझते हैं। तो देखिए बेटा, अगर आपने ऊपर वाले स्लिट पर लगाया, आपने कोई स्लैब इस पर लगाया जिससे थिकनेस टी है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो सेंटर ऑफ द फ्रिंज है, सेंट्रल फ्रिंज है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पैटर्न जो है शिफ्ट अपवर्ड। इसी तरीके से अगर आपने जो स्लैब लगाया वो स्लिट 2 के पास लगाया, तो पूरा का पूरा पैटर्न बेटा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पैटर्न आपका शिफ्ट डाउनवर्ड हो जाएगा। अब हम ऐसा समझना चाह रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है, तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ऑप्टिकल लेंथ के कॉन्सेप्ट को। तो हम ये ऑप्टिकल लेंथ का कॉन्सेप्ट देखिए कैसे करेंगे, इसे समझते हैं। मान के चलिए लाइट को ए से बी एयर में या वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए कुछ टाइम लगता है। ए से बी के बीच में दूरी अगर x है तो जो टाइम लगता है वो x/c लगता है। लेकिन किसी और मीडियम में ए से बी जाने में उसे जो टाइम लगता बेटा, तो वो होता उसका टाइम टी डैश हमने मान लिया, वो हो जाएगा बेटा x/वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाय रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो ये आ गया म्यू x/c। यानी कि बेटा ये जो नया वाला जो टाइम आया है पुराने वाले टाइम का कितना है, टी टाइम, तो म्यू टाइम्स ज़्यादा है। अब अगर यही लाइट बेटा एयर में इतने टाइम के लिए, टी डैश टाइम के लिए ट्रैवल करती, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू में टी डैश, यानी कि और टी डैश की वैल्यू आप यहाँ से डाल रहे हैं म्यू टी, और टी की जगह आपने क्या डाला x/c, सी से सी कैंसिल हो जाता, आपके पास ऑप्टिकल लेंथ आया म्यू एक्स। यानी कि जो जब आपने ए से बी में ट्रैवल किया, तो वैसे दिखने में तो आपको लग रहा है कि ए से बी आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस x है, लेकिन लाइट को लगा कि उसने म्यू एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए आप हवा में ए से बी पॉइंट पर जा रहे हैं और डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 10 मीटर, लेकिन पानी में अगर आप डिस्टेंस कवर करेंगे 10 मीटर तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने हवा में 100 मीटर या 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया हो, आपको ऐसा खुद फील होगा। तो वैसे ही ए से बी हमें दिखने में तो लग रहा है कि लाइट के लिए x मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन लाइट को लगा कि उसने म्यू एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और x यहाँ पे क्या है, जो उसकी वैल्यू होती ए और बी के बीच में दूरी की। x बेसिकली बेटा म्यू एक्स हमें ये बताता है कि बेसिकली कि लाइट को एयर के टर्म में कितना, लाइट ने एयर के टर्म में कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर किसी मीडियम में लाइट ने ट्रैवल किया है डिस्टेंस, तो वही चीज़ एयर में कितनी होती। जैसे मैंने कहा कि पानी का 10 मीटर बेटा एयर के 100 मीटर के बराबर होगा, तो हम बेसिकली तो हम क्या कर रहे हैं, तो कुछ एयर के टर्म में चेंज कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल लेंथ होता है बेटा कि एयर में इतने ही टाइम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और वो हमेशा म्यू टाइम्स ज़्यादा करेगी उनके ज्योमेट्रिकल लेंथ की। ये पहली बात हमें पता होनी चाहिए। अब इससे होता क्या है बेटा, अब इससे हमारे पास एक एक्स्ट्रा पाथ आता है। यहाँ पे आप देखते हैं ये एक्स्ट्रा पाथ आएगा। ये एक्स्ट्रा पाथ होगा क्या, देखिए म्यू टी होता, असल में अगर इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है, तो इसका जो ऑप्टिकल पाथ होता म्यू टी होता, लेकिन असली में पाथ लेंथ टी है। तो उसको कितना पाथ उससे लग रहा है उसने एक्स्ट्रा कवर किया है, म्यू टी में से आप क्या करते टी माइनस करते, तो ये म्यू माइनस 1 इंटू में टी आ गया, ये आपका एक्स्ट्रा पाथ आया है। अब ये एक्स्ट्रा पाथ बेटा
ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। जब ऊपर होता है तो यहाँ प्लस आता है, जब नीचे होता है तो माइनस आता है। लेकिन हमें पहले ही पता लग जाएगा, अगर हमने स्लैब को ऊपर रखा है तो सारा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा, और अगर हमने स्लैब जो है नीचे रखा है, F2 वाले स्लिट पर रखा है, तो नीचे शिफ्ट होगा। इसलिए प्लस माइनस का इतना आपको झंझट पालने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा एक्स डैश क्या होगा? ठीक, ओके। तो देखिए बेटा, डेल्टा एक्स डैश क्या होगा? डेल्टा एक्स डैश होगा आपका, डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू में टी। तो डेल्टा एक्स डैश होगा हमारा, डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू में टी। डेल्टा एक्स क्या था? डेल्टा एक्स था जब आपने स्लैब नहीं डाला था, तो ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस क्या था? तो नया शिफ्टिंग पोजीशन क्या होगी? नया वाला पोजीशन माइनस पुराना वाला पोजीशन। नया वाला पोजीशन होता है डेल्टा एक्स प्लस डी बाई डी। मैंने बताया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो वाई डैश की जगह आ जाएगा डेल्टा एक्स डैश डी बाई डी, वाई की जगह आ जाएगा डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आपने डी बाई डी को कॉमन निकाला, डेल्टा एक्स डैश माइनस डेल्टा एक्स, ऊपर वाली लाइन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है म्यू माइनस 1 टी डेल्टा डी बाई स्मॉल डी। ऊपर नीचे आप ऐसा अगर करते, इसमें अगर ऊपर नीचे बेटा आप लैम्डा मल्टीप्लाई करते तो ये आपका बन जाता बीटा। तो इसका फॉर्मूला एक और बन जाता म्यू माइनस 1 टी बीटा बाय लैम्डा, और एक फॉर्मूला ये भी फेमस है, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो इसके साथ हमें पता लग गया कि स्लैब जब हम क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं S1 या S2 पर, तो पैटर्न कहाँ शिफ्ट होता है और कितना शिफ्ट होता है, ये दोनों पता होना जरूरी है। दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कहाँ शिफ्ट होगा ऊपर या नीचे, और कितना शिफ्ट होगा ये भी पूछा जा सकता है। अब अगले स्पेशल केस पर आते हैं। ये रहा स्पेशल केस 3, हम इसे कह सकते हैं कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। मान के चलिए आपने एक ही सेटअप पर दो तरीके के एक्सपेरिमेंट किए, दो लाइट से एक्सपेरिमेंट किए, एक लैम्डा 1 लाइट से, एक लैम्डा 2 लाइट से। तो हो सकता है कि दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस या दोनों के डार्क फ्रिंजेस, वैसे जनरली ब्राइट ही देंगे, तो हो सकता है दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस क्या करें, ओवरलैप करें। ओवरलैप करने का मतलब है बेटा कि दोनों के ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन एक जगह सी हो। तो मान के चलिए वाई एन जो है पहले वाले वाईडीएस से, पहले वाले वेवलेंथ से जो हम वाईडीएस करते, उसकी जो है ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, और वाई एन डैश दूसरे वाले की ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला पता है हमें, n1 लैम्डा 1 डेल्टा डी बाई डी, दूसरे वाले के लिए n2 लैम्डा 2 डी बाई डी से दोनों कैंसिल करें, n1 लैम्डा 1 बराबर हो गया n2 लैम्डा 2 के। तो यहाँ से हमारे पास ओवरलैपिंग की कंडीशन आ गई n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। तो इससे हम लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 निकाल लेंगे n2 बाय n1, और वो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो हमें बताएगा कि कौन से नंबर वाले फ्रिंजेस जो हैं मैच कर रहे हैं। वो कैसे पता लगेगा, वो एक न्यूमेरिकल करके ही आप लोग सीख पाएंगे। फिर हम बात करते हैं तीसरे स्पेशल केस की, वेवलेंथ मिसिंग इन फ्रंट ऑफ द स्लिट। अब देखिए मान के चलिए अगर आपने एक वाइट सोर्स ऑफ लाइट का यूज़ किया, वाइट सोर्स का मतलब होता है बेटा एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसके अंदर सारी वेवलेंथ मौजूद हो। तो आपने एक वाइट सोर्स ऑफ लाइट का अगर यूज़ किया और उसे आपने स्लिट पर डाला, तो कई सारे फ्रिंज पैटर्न बनेंगे। जो सेंट्रल फ्रिंज बनेगा बेटा वो बिल्कुल वाइट होगा, लेकिन उसके सिवा जितने भी फ्रिंजेस बनेंगे तो कलर्ड फ्रिंज बनेंगे, कुछ ब्लू कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के फ्रिंजेस जो हैं अलग अलग बनेंगे। सेंट्रल वाला जो है हमेशा वाइट होगा। क्यों वाइट होगा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि सबके सेंटर, चाहे ब्लू कलर का सेंटर हो, चाहे रेड कलर का सेंटर हो, चाहे ग्रीन कलर का सेंटर हो, सबके सेंट्रल फ्रिंज सेंटर पर ही बनेंगे। और सारे कलर अगर एक ही, तो सारे कलर आपको पता है जब मिलते हैं तो आपको पता है वाइट लाइट बनती है। इसलिए जो सेंट्रल फ्रिंज बनेगा वो वाइट कलर का होगा, लेकिन उसके बाद फ्रिंजेस जो हैं एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। अब हो सकता है कि जो सवाल ये पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आप बिल्कुल क्या कहते हैं, आप बिल्कुल स्क्रीन के सामने, अगर आप स्क्रीन के बिल्कुल सामने हैं और यहाँ पर कौन कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट मिसिंग होगी, किसका फ्रिंज यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, यानी कि बेसिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेसिकली यहाँ पर चाहिए डार्क फ्रिंज। मिसिंग का मतलब बेसिकली डार्क फ्रिंज, ये बात हमें पता रहनी जरूरी है। तो ये जो पोजीशन है स्क्रीन के सेंटर से कितनी दूरी पर है, अगर पूरे आपके स्लिट की लेंथ d/d है तो ये जो दूरी होती d/2 होती।
तो y की वैल्यू d/2 डाली। y का फॉर्मूला डार्क फ्रिंज का आपको पता है, 2n-1 लैम्डा कैपिटल D/2d, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास लैम्डा का फॉर्मूला बन गया d²/2n-1d। n की वैल्यू एक एक करके डालते रहो और लैम्डा की वैल्यू आपके पास आती जाएंगी, कौन कौन सी वैल्यू मिसिंग है। तो पहली आ रही है d²/d, n की वैल्यू 1 डालने पर, 2 डालने पर d²/3d, 3 डालने पर n लैम्डा की वैल्यू आ रही है d²/5d। तो इसके साथ हमारे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या वाइडिस एक्सपेरिमेंट जो था उसकी थ्योरी जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा ही रहे हैं कंटिन्यूशन में, और हो सका तो उसकी वीडियो बाद में डाल दी जाएगी। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू फॉर द कॉपरेशन।